अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान से पीएचडी करना। क्या पाकिस्तान से पीएचडी करना आसान है या इंतहाई मुश्किल? मैं अपने 38 इयर्स के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यह वीडियो बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो को देखने वाले मेरे कंटेंट से मुत्तफ़िक हों, मगर मैं अपना कंटेंट शेयर करके उन लोगों की रहनुमाई करना चाहता हूँ जो या तो पीएचडी शुरू कर चुके हैं या पीएचडी करने का इरादा रखते हैं। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कि पाकिस्तान से पीएचडी करना आसान है या इंतहाई मुश्किल, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में जानना ज़रूरी हैं, जिसे आप प्रीएम्बल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एचईसी के मुतालिक। एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी बॉडी है। एचईसी के वजूद में आने के फ़ौरन ही बाद उन्होंने एमफिल और पीएचडी की पॉलिसीज़ अनाउंस कर दी। ये बगैर देखे कि उन यूनिवर्सिटीज़ में उस वक्त जो एग्जिस्ट करती थी, क्या रिसर्च के तख्लीकी तहकीक के मौक़े मौजूद हैं कि नहीं हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं। उन्होंने इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि उस वक्त जो असातिज़ा मौजूद थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे। और चूँकि एचईसी ने पीएचडी को प्रमोशन के साथ भी लिंक कर दिया, तो बहुत ज़्यादा क्योस फैल गया था। अब उसके बाद सारे असातिज़ा इस दौड़ में लग गए कि किसी तरह से वो पर्चा हासिल किया जाए, जिसे हम पीएचडी कहते हैं, यानी बाय हुक और बाय क्रुक दे नीडेड अ लेटर, द पीस ऑफ पेपर विच इज़ कॉल्ड पीएचडी। उसकी वजह से बहुत मसाइल पैदा होने लगे। पीएचडी के लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग पीस ऑफ माइंड के साथ हो, एक इनोवेटिव माइंड हो। हर आदमी तहकीक नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई कि हर शख्स, मेरी मुराद हर टीचर की है, कि वो उस दौड़ में लग गया कि मुझे किसी तरह से वो पीएचडी का पर्चा हासिल करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर शख्स के अंदर तहकीकी सलाहियतें नहीं होती, तो नतीजतन क्या हुआ? प्लेजरिज्म कल्चर, कट एंड पेस्ट कल्चर, ये सारी चीज़ें हमने फेस की। लोगों ने जिस तरह के रिसर्च पेपर लिखे या रिसर्च थीसिस लिखी, वो हम सबके सामने हैं। इसीलिए इंटरनेशनली बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी रिसर्च पर रेज़ होने लगे। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि जिस माशरे में इतनी नेगेटिविटी हो, मीडिया हर 10 मिनट के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हो, उस माशरे में जहाँ पर के 90% लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हों, क्या उनका दिमाग इनोवेटिव हो सकता है? देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो माशरे से बहुत मुताबिकत रखती हैं। जिस माशरे में पीस ऑफ माइंड है, वहाँ रिसर्च के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिमाग ऑलरेडी उलझा हुआ है, तो उसमें कभी भी इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आ सकते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक और चीज़ जो इसके अलावा बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बहुत से लोगों को ये अभी पता ही नहीं कि पीएचडी का मकसद क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को, जो ऑलरेडी मेरे दोस्त हैं, जो पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं ये सवाल करता हूँ कि व्हाई वी डू द पीएचडी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग बिहाइंड द पीएचडी। नहीं पता होता। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जी हम पीएचडी इसलिए करते हैं कि हमारे वो प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों का ख्याल था कि पीएचडी का मकसद ये है कि हम अपने उस टॉपिक पर इंतहाई डेप्थ में चले जाएं, नॉलेज वाइज, कि इससे पहले कभी कोई ना गया हो। कुछ लोगों का ख्याल था कि पीएचडी का मकसद है कि नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसकी सही डेफिनेशन मुझे बताई। मैं आपको बताता हूँ पीएचडी का मकसद क्या होता है, और ये आप इंटरनेशनली चेक कर सकते हैं।
पीएचडी एक लाइसेंस है। जब आप पीएचडी कर चुके होते हैं तो वो पीस ऑफ पेपर एक आपके लिए लाइसेंस है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर बन चुके हैं। दूसरे मानों में आप एक ग्लोबल वर्चुअल रिसर्च क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं। अब आप जो मज़ीद रिसर्च पेपर लिखेंगे वो पेपर रिसर्च कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी, ये मकसद होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हुए हैं और आपको अचानक पता चलता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगरचे वो गाड़ी बिल्कुल सही चला रहा है, फिर भी आप अनकंफर्ट फील करेंगे और गाड़ी में दोबारा उसके साथ बैठने की जहमत नहीं करेंगे। इसी तरह से पीएचडी का जो लाइसेंस है ये अहमियत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएचडी करने के बाद आपकी असल रिसर्च की जो लाइफ है वो शुरू होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पीएचडी को अपनी इंतहाई रिसर्च समझते हैं और जब पीएचडी का वो सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी कह लें आप मिल जाता है तो बस आराम से बैठ जाते हैं कि जी जितना रिसर्च करना था हमने कर लिया। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ द मिसकॉन्सेप्शन। पीएचडी तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी रिसर्च लाइफ का। अब हम आते हैं एचईसी के रोड मैप की तरफ। एचईसी ने 3 साल का रोड मैप प्रिस्क्राइब किया है पीएचडी के लिए, जिसमें पहला साल वो कोर्स वर्क के लिए कहते हैं जो अमूमन 18 क्रेडिट्स पर मबनी होता है, यानी 6 कोर्सेज। और उसके बाद कोट एंड कोट 2 साल के लिए वो कहते हैं रिसर्च वर्क करें। अब पहले साल कोर्स वर्क नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटीज़ एक जैसे ही कोर्सेज कराती हैं, जबकि आप उसका स्प्रिट मालूम करें इंटरनेशनली। मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया है। मैं जब मास्टर्स कर रहा था बॉस्टन यूनिवर्सिटी में और जब पीएचडी के लिए मेरी रजिस्ट्रेशन होने वाली थी तो उसी वक्त मुझे सुपरवाइज़र मिल गया था। अच्छा, वहाँ जो प्रोसेस होता है उसमें यह होता है कि सुपरवाइज़र डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑन विच यू वांट टू डू रिसर्च, कि उस टॉपिक के हिसाब से जो कोर्सेज़ आपने अभी तक नहीं किए या आपकी डेफिशिएंसी है वो कोर्सेज़ वो सुपरवाइज़र डिटरमिन करता है। कोई पहले से प्रिस्क्राइब कोर्सेज़ नहीं होते। वो सुपरवाइज़र चाहे तो वो 2 कोर्स भी मांग सकता है और 10 कोर्स की रिक्वायरमेंट भी रेज़ कर सकता है, लेकिन ये बेस करता है कि उस स्टूडेंट की जो पीएचडी कर रहा है उसके अंदर क्या डेफिशिएंसी है, ताकि वो डेफिशिएंसी ओवरकम हो जाए और उसको आगे रिसर्च करने में आसानी हो। तो बुनियादी तौर पर यही आप डेविएशन देख लें कि पाकिस्तानी सिस्टम में और बाहर के सिस्टम में क्या होता है। उसके बाद जो मेन इशू है वो सुपरविज़न का है। यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ तो एचईसी कहती है कि जनाब आप एचईसी अप्रूव्ड सुपरवाइज़र बन जाए, और दूसरी तरफ कहती है कि सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी के असातिज़ा में ही कोई होना चाहिए। दोनों बातों पे मैं थोड़ी सी बहस करूँगा। मैं खुद 5 साल एचईसी अप्रूव्ड सुपरवाइज़र की लिस्ट में मौजूद था और पूरे 5 सालों में शायद कोई एक किसी ने इंक्वायरी की थी, कोई केपी की कोई यूनिवर्सिटी थी, और उसके बाद वो 2-3 इंक्वायरी के बाद वो स्कॉलर कहीं और डाइवर्ट हो गया था। तो उस लिस्ट का मकसद क्या है? दूसरी तरफ एचईसी कहती है कि जी आप अपनी फैकल्टी में से ही सुपरवाइज़र अपॉइंट करें। आजकल देखें ज़माना है मल्टी डिसिप्लिन का, क्रॉस डिसिप्लिन का। कोई एक डिसिप्लिन कन्फाइंड नहीं है कि इसकी बाउंड्रीज़ हम खींच सकें। सारे डिसिप्लिन इतने इंटरमिक्स हो गए हैं कि जो स्कॉलर जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो एक टॉपिक पे हो, वो मल्टी टॉपिक पे भी हो सकता है, बहुत सारे टॉपिक पे हो सकता है। अब उस से रिलेटेड सुपरवाइज़र का यूनिवर्सिटी में ढूंढना और वो सुपरवाइज़र जो थोड़ी बहुत हेल्प कर सके स्टूडेंट को, वो बहुत मुश्किल होता है।
तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि सुपरवाइज़र की चॉइस जो है वो यूनिवर्सिटी को दे दी जाए कि जी आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी अच्छा सुपरवाइज़र जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो वो आप अपॉइंट करें। आईटी का ज़माना है, अब तो डिस्टेंसेस कोई मैटर नहीं करते। दुनिया के दूसरे कोने में अगर सुपरवाइज़र बैठा है तो इट डज़ंट मैटर। लेकिन हमने वो बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी हैं कि नहीं जी सुपरविजन होगी विद इन यूनिवर्सिटी। अब सुपरवाइज़र का मकसद फिर क्या रह गया? सुपरवाइज़र का मकसद तो यह है कि वो उस स्टूडेंट के टॉपिक से रिलेटेड कुछ नॉलेज रखता हो ताकि वो उसको रिसर्च के दौरान अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, कुछ हेल्प कर सके, कुछ उसकी नॉलेज को रिफाइन कर सके। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे सुपरवाइज़र यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट जब वो जमा कराते हैं तो उस फॉर्म पे सिर्फ साइन कर देते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पर्टिकुलर सुपरवाइज़र ने कितनी हेल्प की होगी स्टूडेंट की। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि एक भागदौड़ शुरू हो गई है कि जी रिसर्च प्रोफाइल को हैवी करना है। यानी वो लोग जो ऑलरेडी पीएचडी हैं वो ये समझते हैं कि बस जितनी सुपरविज़न हम ज़्यादा करेंगे और जितने रिसर्च पेपर ज़्यादा लिखेंगे, चाहे वो कोई भी रेलेवेंट टॉपिक पे हो या ना हो, वो समझते हैं कि हमारा रिसर्च प्रोफाइल बड़ा अच्छा और हैवी हो जाएगा। बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास। अभी कुछ अरसे पहले एक साहब ने अप्लाई किया जॉब के लिए, मैंने उसका सीवी देखा। मुझे जिन्होंने रिकमेंड किया था उन्होंने कहा कि इनका रिसर्च प्रोफाइल बहुत हैवी है। मैंने जब वो सीवी देखा, इन्होंने 7 साल पहले पीएचडी किया था और 7 सालों में 38 और पीएचडी उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। यानी 38 स्टूडेंट्स के वो सुपरवाइज़र रह चुके थे और तकरीबन कोई 58 रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे थे। मैं थोड़ा सा क्यूरियस था, मैं उसको अपनी यूनिवर्सिटी में लेना भी चाहता था, लेकिन मुझे उसकी रिसर्च पे थोड़ा सा डाउट था। मैंने जब उनसे कहा कि जी मुझे आप ये 38 स्टूडेंट्स जिनको आपने 7 सालों में सुपरवाइज़ किया है, उनके ज़रा रिसर्च एरियाज़ और टॉपिक मुझे बताएं। ज़ाहिर है उनको जॉब की ज़रूरत थी, तो वो डिटेल्स उन्होंने मेरे साथ शेयर की। आप यकीन करें, बहुत सारे टॉपिक्स, यानी आप 70 to 80% कह सकते हैं, जो टॉपिक्स उस स्टूडेंट की रिसर्च के साथ या उनकी अपनी रिसर्च से कोई मुताबिकत नहीं रखते थे। सिर्फ उन्होंने एक नंबर को अचीव किया था। फिर मैं आ गया रिसर्च पेपर की तरफ। रिसर्च पेपर भी बहुत डाइवर्सिफाइड एरियाज़ में थे, कोई उनकी अपनी स्पेशलिटी वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। और पता नहीं कितने जर्नल्स में, जिसको मैं जब चेक करता था इंटरनेट पर, तो मुझे नज़र आता था कि इस जर्नल की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इस रिसर्च प्रोफाइल को मैं क्या करूं। मैंने उनसे बड़ा एक सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा आपने 58 रिसर्च पेपर लिखे हैं और 38 लोगों को सुपरवाइज़ किया है, आप मुझे बताएं कोई एक सुपरविज़न या कोई एक रिसर्च पेपर जो अप्लाई किया हो आपने हमारी सोसाइटी पे, हमारी कम्युनिटी पे, या इन अदर वर्ड्स उस रिसर्च का हमारी कम्युनिटी को और सोसाइटी को क्या फ़ायदा हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो क्या हम इस तरह के रिसर्चर प्रोड्यूस करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि एचईसी का बड़ा प्रेशर है? एचईसी ने सारी चीज़ों को पीएचडी के साथ टाई अप कर दिया है। मैं पीएचडी के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद भी पीएचडी हूँ, लेकिन पीएचडी के लिए एक माहौल होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं, एक तरीका होता है। अब आप एचईसी की रिक्वायरमेंट को ज़रा सामने रखें। एडमिशन के टाइम पे आपका जीआरई या फिर उसके इक्विवेलेंट जो टेस्ट होता है गेट सब्जेक्ट 60% के साथ आपका होना चाहिए। चलें आपने एक बार लगा दिया ताकि हर कोई इस एरिया में ना आ सके। उसके बाद जब वो एडमिशन लेता है तो पहले साल कोर्स वर्क करता है,
कोर्स वर्क में भी एक सर्टेन नंबर ऑफ CGP है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट कमेटीज़ को जाती हैं। आमतौर पर उन कमेटीज़ को डॉक्टोरल कमेटी कहते हैं, कहीं बसर उसको कहते हैं, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च एंड सो ऑन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होता है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम को भी एक ख़ास परसेंटेज के साथ पास करना ज़रूरी होता है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम पास हो जाए तो फिर सुपरवाइज़र असाइन करना पड़ता है। और चूँकि HEC की अब कंडीशन है कि विद इन द डिपार्टमेंट्स, विद इन द यूनिवर्सिटी आप सुपरवाइज़र असाइन करें, तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी के लिए कि जिस टॉपिक पर वो स्कॉलर रिसर्च कर रहा है उससे रेलेवेंट या कम से कम चले 70-80% रेलेवेंट भी कोई मुझे फैकल्टी मिले तो मुझे बड़ी आसानी होती। लेकिन मैं जब सर्च करता हूँ नेट पर तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं इंटरनेशनली जो सुपरविज़न के लिए तैयार भी होते हैं और उनका एरिया ऑफ रिसर्च भी बहुत मुताबिकत रखता है, लेकिन चूँकि HEC की बार है हम नहीं कर सकते। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें? क्या उस रिसर्च से क्या कम्युनिटी को फ़ायदा होगा या मुल्क को फ़ायदा होगा? अब एक और पहलू की तरफ आ जाएं। जब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर हो गया उसके बाद फिर उसका रिसर्च वर्क शुरू होता है। तो पहले वो प्रपोज़ल डिफेंस करता है, एक टॉपिक पे वो प्रपोज़ल लिखता है और उसके बाद उसका डिफेंस किया जाता है। और डिफेंस में भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। अब वो सपोज़ प्रपोज़ल को ग्रीन सिग्नल दे दिया हमने कि अच्छा ठीक है, वी आर हैप्पी विद द टॉपिक एंड यू कैरी ऑन द रिसर्च। उसके बाद फिर सेमेस्टर के एंड में वो स्कॉलर अपनी प्रोग्रेस बताता है। अगर सुपरवाइज़र ने कुछ हेल्प की है तो वो पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन देता है, अगेन एक पैनल आता है सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का जो बाहर से बुलाते हैं। बाहर का मतलब विद इन पाकिस्तान बट आउटसाइड योर ओन यूनिवर्सिटी। अब आप देखें एक्सपर्ट्स का रवैया, 70-80% केसेस मैंने देखे हैं माजरत के साथ कि एक्सपर्ट्स बड़े हार्श होते हैं। एक्सपर्ट्स की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है स्कॉलर से। अरे भाई वो भी इसको अपनी रिसर्च कर रहा है, वो दरमियानी मरहले में है, आप उनको इनकरेज करें, पॉजिटिवली इनकरेज करें, उनको अच्छी चीज़ें बताएं, उनको हेल्प करें। लेकिन नहीं साहब, जो हमारे लोग आते हैं 80%, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, हो सकता है एक्सेप्शन भी हो, लेकिन मैंने इतनी ऑब्जर्वेशन की है, इतनी जगहों पे मैंने अटेंड किए हैं ये इस किस्म के सेमिनार्स और ये प्रपोजल डिफेंस और प्रोग्रेस डिफेंस एंड सो ऑन, कि माजरत के साथ 70-80% केसेस में हमारा एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव होता है। और जिन लोगों को बुलाया जाता है वो पहले से ही ऐसे सवाल बना के आते हैं कि मेरा ख्याल है उनको भी उस सवालों का जवाब पता नहीं होगा जो वो एक स्टूडेंट से कर रहे होते हैं। कहने का मकसद है कि स्टूडेंट जो वैसे ही बेचारा एक अंडर प्रेशर है उसको और प्रेशराइज करते हैं। और इस तरह के सवाल पूछने का मकसद शायद ये भी होता है कि पीछे जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो थोड़ी तालियां बजा दें और एक्सपर्ट की नॉलेज पे वाह वाह करें, क्या नॉलेज है फलां मिस्टर एक्स की, मिस्टर वाई की। मैंने बाहर किसी मुल्क में इस तरह का नहीं देखा। मैंने बाहर भी बहुत सारी मैंने इस तरह की चीज़ें अटेंड की हैं। बड़ा इनकरेजिंग एटीट्यूड होता है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। तो हमें इसको भी देखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिस्टम हमारा पूरा नेगेटिव है, हर तरफ मसाइल हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर ऐसे मौक़ों पे ही निकालते हैं। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान मुल्क का और यूनिवर्सिटी का हो रहा है। जितने पैसे हम लगा रहे हैं उस पर, वो सब ज़ाय हो रहे हैं सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के लिए, बस के जी PhD करना है उसने। तो यहाँ कहने का मकसद ये है
कि स्टूडेंट्स को अपनी एनर्जी असली काम पे लगाने की बजाय इस काम पर लगती है कि मुझे जो पैनल बैठा है उसको मुतमईन करना है, उसको प्लीज़ करना है। अब वो प्लीज़ करने के भी कई तरीके निकल आते हैं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट उसका कभी भी अच्छा नहीं आ सकता। तो मैं ये बता रहा था कि पैनलिस्ट का रवैया नॉर्मली कैसा होता है। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। कई सालों पहले एक मेडिकल का स्टूडेंट था, वो पाकिस्तान से MCPS या गालिबन FCPS के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा था, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। कई सालों पहले एक ये वाक़या हुआ था जो मुझे इस कंटेंट के साथ मुताबिकत रखता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो बच्चा इतना शार्प इंटेलिजेंट था, लेकिन वो हर साल 3 अटेम्प्ट कर चुका था, तीनों साल वो फेल कर दिया जाता था। तो उसने फिर कोर्ट में केस कर दिया, और कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगले साल जो उसका इम्तिहान होगा उसके लिए बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। अगले साल इम्तिहान हुआ, बाहर से एक्सपर्ट आए, वो बच्चा अपीयर हुआ, और बिलीव यू मी कि ना सिर्फ उसको डिस्टिंक्शन के साथ पास किया, बल्कि बाकी बहुत सारे लोग जो डाउन द लिस्ट थे वो भी पास हो गए, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स उन्हें पास कर सकेंगे। तो ये है हमारा रवैया। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जनाब इससे क्वालिटी आती है, जितने आप क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करें इतनी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। दिस इज़ द फुलिश आइडिया। क्वालिटी इस तरह कभी इम्प्रूव नहीं होती। इससे जो दिमाग है, जो इनोवेटिव दिमाग थोड़ा बहुत है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आइए फिर उसी तरफ आते हैं कि उसने 2 साल की रिसर्च करनी है। चूँकि इतने सारे इसमें स्टेप्स डाल दिए गए हैं कि डिफेंस होगा और ये होगा और वो होगा, अल्टीमेटली वो 2 साल का काम आराम से 3 से 4 साल पे चला जाता है। 4 साल के बाद वो अपनी थीसिस या डिसर्टेशन जमा कराता है। एक प्री क्वालिफाइंग उसका एक टेस्ट होता है, या प्रेजेंटेशन कह लें, बिफोर सेंडिंग दोज डिसर्टेशन टू आउटसाइड कंट्री, क्योंकि HEC की ये भी रिक्वायरमेंट है कि 2 टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ में आप अपना रिसर्च वर्क भेजें एवेल्यूएशन के लिए। तो ज़ाहिर है वो भी एक टाइम कंज्यूम करता है। वहाँ से फिर वो रिपोर्ट्स आती हैं, और अगर 2 में से एक रिपोर्ट अच्छी है, एक रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो फिर एक तीसरे एग्ज़ामिनर को या तीसरे एवेल्यूएटर को फिक्स किया जाता है। हत्ता कि जब तक 2 क्लियर रिपोर्ट्स ना हों तो आगे का मरहला हम शुरू नहीं कर सकते। तो अगर कोई फॉर्चुनेट स्टूडेंट है, स्कॉलर है, और दोनों रिपोर्ट्स पहले ही गो में अच्छी आ गई हैं, जो कि कम होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं मेजर या माइनर, फिर उसकी कंप्लायंस करनी पड़ती है, जिसमें अगेन 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर जब क्लियरेंस हो जाती है 2 एवेल्यूएटर से, तो फिर सारी रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमेटीज़ के पास जाती हैं, चाहे वो बसर हो या फिर वो डॉक्टरल कमेटी हो। वो जब ओके करती हैं तो फिर उसके बाद वाइवा वसी का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें अगेन कोट एंड कोट एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, और उसमें भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन होती है तो फिर उसकी कंप्लायंस करनी पड़ती है। तो कहने का मकसद ये है कि इतने सारे मराइल होते हैं, और उसके बाद खुदा खुदा करके जब वो PhD के लिए क्वालिफाई कर जाता है, तो बाद में उसे कहा जाता है कि ये तो लोकल क्वालिफाइड PhD है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है। मैं दुनिया की बहुत यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ। 38 ईयर्स मैंने आपको बताया मैंने इस काम में गुजारे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की।
जिसमें अच्छी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़राब भी हैं। एक तो हमारी साइकोलॉजी ये है कि जो भी दुनिया की यूनिवर्सिटी बाहर से करके कोई आएगा वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड कहलाएगा और उसको हम हर जगह पे वेटेज देंगे। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होता। बहुत सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। बड़े बड़े ममालिक का नाम ले लें, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। आई कैन पॉइंट आउट सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ विच आर सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मुझसे गाइडेंस लेने के लिए, जो पीएचडी करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं। मैं उन्हें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तरफ डाइवर्ट करता हूँ, तो वो आराम से एक लिमिटेड टाइम में पीएचडी करके आ जाते हैं और कहलाते भी हैं वो हमारे सिस्टम में फॉरेन क्वालिफाइड पीएचडी, जिनको फिर बाद में बहुत सारी जगहों पे प्रेफर भी किया जाता है। मैंने जब उनसे, ऐसे लोगों से कुछ सवाल किए कि आप जब यहाँ पीएचडी शुरू किए थे और उसके बाद आपको मैंने गाइड किया और आप बाहर चले गए और बाहर से आप पीएचडी करके आ गए, तो जवाब एक ही होता है कि सर, बाहर भी हम बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो मेहनत है, वो हमारे असल काम पे लग रही होती है। कोई टेंशन नहीं होता, एक फ्रीडम होता है, इतने रिलैक्स मोड में आप होते हैं कि सुपरवाइज़र भी बड़ा हेल्पिंग होता है और पूरा सिस्टम भी आपको हेल्प कर रहा होता है और आप आराम से अपने टाइमिंग सेट कर लेते हैं। कोई 24 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप पीएचडी करके आ जाते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर एडमिशन के टाइम पे किसी जीआरई की या किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अपने सिस्टम को इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे होते हैं, वो उनकी एनर्जी असली टॉपिक पर, असली जो कंटेंट्स हैं उस पर कम ज़ाया होती है और ज़्यादातर एनर्जी वरीज़ में, टेंशन में और प्रेशर्स में ज़ाया होती हैं और आखिर तक उसकी अनसर्टेनिटी होती है कि ये पीएचडी मेरा पाकिस्तान से होगा या नहीं होगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो लिहाजा इस वीडियो के अख्ताम पर मैं यही मैसेज दूंगा, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो एचईसी हैं या और इदारे हैं, कि खुदारा इस वीडियो को पूरा देखें, इस कंटेंट्स को रियलाइज़ करें। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पाकिस्तान से पीएचडी करें और हम अपनी स्कॉलरी एबिलिटीज़ को इतना इम्प्रूव करें कि हमारी रिसर्च बाहर एक्सेप्ट की जाए और लोग हमारी रिसर्च को एक वैल्यू दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।